नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर देखा है कंस्ट्रक्टर कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नेम के समान होता है। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट से कॉल करने की यानी इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट बनते ही वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वोक हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर जो थे उनके प्रकार भी हमने जाने थे, जिसमें एक तो था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक था आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को आज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो जैसा कि कंस्ट्रक्टर के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनेगा तो उसको हम प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो हैज़ इंक्लूड iostream.h हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट.h। ओके, हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम हमने रखा मैक्स। ओके, इसके अंदर हम यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें प्राइवेट सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। कोई भी वेरिएबल बना लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पर उसका नाम आईडी रख लेता हूँ, कोई भी आप रखिए, ABCD कुछ भी। ओके, अब पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया मैक्स। तो ये क्लास के नेम के समान है कंस्ट्रक्टर, कोई पैरामीटर नहीं देना। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस आईडी को यहाँ एक्सेस करवा देते हैं, कोई भी वैल्यू एक दे देते हैं, जैसे 0 ही दे दिया हमने, है ना। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया आपका। ठीक है, जिसमें आईडी के अंदर हमने 0 वैल्यू डाल दी। ओके, आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। एक हम यहाँ पर और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे। जैसे पैरामीटर हमने m दे दिया यहाँ पे, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो m ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, जो m के द्वारा जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि m के अंदर जो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे मेन प्रोग्राम से, तो वो id को इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पे id के अंदर हम क्या करेंगे, m की जो वैल्यू होगी उसको हम स्टोर करवा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर है, यानी कंस्ट्रक्टर है तो नाम तो वही होगा सेम आपका। बस कॉपी कंस्ट्रक्टर करता क्या है, पैरामीटर के रूप में जो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस करेगा। जैसे देखिए मैक्स, और मैंने मान लीजिए यहाँ पे y बना दिया और उसका रेफरेंस ये दे दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, y आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है मैक्स क्लास का, और उसका भी रेफरेंस यानी एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये जो y है, y से हम id को एक्सेस कर लेते हैं कि id में कोई ना कोई वैल्यू होगी कहीं, है ना, जब अपन प्रोग्राम को ट्रेस करेंगे। और वापस से हमारे पास और तो कोई नहीं है, तो id है, तो वापस id के अंदर ही हम उसे क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन बना देते हैं जिससे हम id के अंदर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले, ताकि हमें ये पता लगेगा कि आईडी में क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। ओके, तो सी आउट करके हमने यहाँ पर आईडी को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ओके, ये आपका आईडी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पर हमने क्लास को कंप्लीट कर दिया। ओके, ऐसे। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सी क्लास बनी आपकी मैक्स। ठीक है, उसमें आईडी प्राइवेट एक वेरिएबल आपका मेंबर है, और हमने यहाँ पर देखिए 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, 1 2 और 3। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, और ये नॉर्मल फंक्शन है जो आईडी के अंदर वैल्यू क्या आएगी उसको प्रिंट करेगा। अब देखिए हम इसे कॉलिंग कैसे करवाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। जैसे कि मेन प्रोग्राम हम यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, फिर उसकी ट्रेसिंग भी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो देखिए मेन, इंट मेन, सबसे पहला काम हमारा, जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे मैक्स। ओके, एक ऑब्जेक्ट बना दिया जैसे ए। तो देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, और जब इसको इन्वोक करेगा तो आईडी के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, 0। यानी ए ऑब्जेक्ट से आईडी के अंदर वैल्यू क्या चली गई, 0। ठीक है, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉल डिफ़ॉल्ट, है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर
और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे मैक्स और हमने एक बी ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू डाल दी 10। अब देखिए बी बना, यहाँ पे पैरामीटर दिया, तो नेचुरली क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा और वो भी पैरामीटराइज। तो ये 10 वैल्यू एम के अंदर स्टोर करेगा और एम क्या करेगा, आईडी में उस वैल्यू को स्टोर करवा देगा। यानी बी ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर की जगह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, समझ में आ गई चीज़। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे आपका इन्वोक होता है। मैक्स, ओके, मान लीजिए आपने यहाँ एक सी वेरिएबल बनाया, सी ऑब्जेक्ट बनाया, और सी के अंदर देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक करने का तरीका, ब्रैकेट के अंदर हमने बी को यहाँ पर एज ए पैरामीटर डाल दिया। तो देखिए इस पर्टिकुलर लोकेशन में ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर के रूप में ऑब्जेक्ट को एज ए एक्सेस कर रहा है ना, पैरामीटर के रूप में, तो वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो बी जो है आपका, जो ऑलरेडी एक कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, जो इनिशियलाइज है कहीं ना कहीं किसी वैल्यू से, है ना। तो ये बी क्या करेगा, यहाँ पर एज इट इज़ मैच करेगा सबसे पहले कि भाई यहाँ पे तो कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल वेरिएबल है आपका एज ए आर्ग्यूमेंट, है ना, या जो भी पैरामीटर के रूप में, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मैच करेगा। तो बी की वैल्यू एज इट इज़ किसको पास कर दी जाएगी, वाई को, ठीक है। और इस तरह से वो क्या करेगा, बी अपनी वैल्यू यहाँ पर इसको दे देगा, तो ये वाई भी इनिशियलाइज हो जाएगा उसी वैल्यू से, एज ए रेफरेंस वेरिएबल की तरह यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। अब वाई डॉट आई डी जब एक्सेस किया जाएगा तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी, 10, और वो 10 वैल्यू यहाँ पे आई डी में, यानी कि हो क्या रहा है, बी ऑब्जेक्ट के द्वारा सी इनिशियलाइज हो रहा है आपका, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, और जैसे सी ऑब्जेक्ट बना ये इनिशियलाइज हो जाएगा बी से, कि किस केस में हो जाएगा, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है आपका। तो बी अपनी वैल्यू वाई को देगा, वाई डॉट आई डी करेगा, 10 मिलेगा, 10 इस आई डी को दे देगा, यानी सी भी 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो बी के द्वारा सी इनिशियलाइज हो रहा है। सेम कॉपी कंस्ट्रक्टर और कैसे इन्वोक कर सकते हैं, एक और तरीका, जैसे मान लो डी बना दिया आपने और असाइन करके बी कर दिया, तो इस केस में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये तो होगा आपका पैरामीटराइज, है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस केस में आपका कॉपी कॉल होगा, और इस केस में भी कॉपी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं ऐसे लिख दिया ए असाइन, ठीक है ना, ए जो ऑब्जेक्ट आपका बना है, असाइन मैंने यहाँ पे बी कर दिया, तो ये नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है। ओके, यहाँ किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट कॉपी या पैरामीटराइज कॉल नहीं होगा। समझ में आ गई चीज़ आपको, ऐसे। अब हम ABCD से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए डॉट डिस्प्ले नॉर्मल फंक्शन को कॉल कराया, सपोज करो ये नहीं किया होता, तो ए डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पर आईडी में हमें क्या वैल्यू मिलती, 0, लेकिन यहाँ हमने लास्ट स्टेटमेंट क्या दे दिया, ए असाइन बी, तो इससे क्या होगा, नॉर्मल इनिशियलाइजेशन होगा, कोई कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी के द्वारा जो वैल्यू थी वो ए के अंदर उसके जो भी आपका मेंबर्स था उसमें चला जाएगा, यानी आईडी में। तो ए डॉट डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट के रूप में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो आउटपुट के रूप में आपको आईडी में क्या मिलेगा, यहाँ पे 10। अब जैसे मान लो बी डॉट डिस्प्ले किया आपने, तो डी डॉट डिस्प्ले किया तो भी क्या होगा, बी के द्वारा कौन सी वैल्यू गई थी, 10, तो आईडी के अंदर क्या एक्सेस में आप वैल्यू मिलेगी आपको 10, यानी 10 एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे। अब जैसे सी डॉट डिस्प्ले करते हैं, तो ये देखिए, तो सी के दौरान क्या हुआ था, यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ था, यानी बी ने अपनी वैल्यू सी को दे दी थी, तो इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, तो सी डॉट डिस्प्ले आईडी जब करेंगे डिस्प्ले को कॉल कराते समय, तो भी आईडी में क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 10। ओके, इस तरह से। अब डी डॉट डिस्प्ले करते हैं, जैसे ही आपने डी डॉट डिस्प्ले किया तो देखिए डी भी आपका ऑब्जेक्ट बना था, तो बी से इनिशियलाइज हो रहा था, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ था, तो डी जो है वो बी से इनिशियलाइज होगा, यानी कि डी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी आपको आईडी के अंदर कौन सी वैल्यू मिलेगी, आपको 10 मिलेगी। यानी ABCD इन चारों ऑब्जेक्ट से आईडी में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 10। समझ में आ गई चीज़ आपको, ऐसे। तो एक तरह से यदि हम देखें तो हो क्या रहा है कि यहाँ 4 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ए ऑब्जेक्ट से तो कॉपी ये कॉल हुआ था आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो ए के द्वारा तो आईडी में 0 था, लेकिन हमने लास्ट में क्या किया, ए असाइन बी कर दिया, तो वो
वैल्यू जो होगी आपकी ओवरराइट होके बी से जो भी वैल्यू होगी वो उस आईडी में चली जाएगी। और यहाँ पे बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हो रहा है। सी बनते समय हमने ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास किया यहाँ पर, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और डी एस एंड बी इस ऐसे भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोग्राम बना है वो एक तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है और बहुत ही सिंपल सा और इजी वे में आप इसे समझा सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ देखिए, एक ही फंक्शन मैक्स 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 तीनों देखिए, ठीक है, तीनों में पैरामीटर्स अलग अलग है आपके। एक में है ही नहीं, एक में आपका पैरामीटर एज ए वेरिएबल या है ना, और एक में एन ऑब्जेक्ट के रूप में पैरामीटर दिया है, तो ये ओवरलोड हो रहे हैं एक तरह से। तो इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम में कभी भी यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बताइए, तो आप इस प्रोग्राम से समझा सकते हैं। एक ही फंक्शन जिसका नाम सेम है आपका, लेकिन पैरामीटर्स अलग है, रिटर्न टाइप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तो रिटर्न हो ही नहीं रहा है यूँ भी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओवरलोड द फंक्शन। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 3 बार हो रहा है, यानी ओवरलोड हो रहा है कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम भी हो गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी शो हो रहा है इसमें, पैरामीटराइज भी शो हो रहा है इसमें, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी शो हो रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से आप कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, वो दोनों टेक्निक्स आ गई है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हर चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो कई तरह के क्वेश्चंस का ये एक प्रोग्राम या एक टेक्निक जो है वो उसका आंसर बनती है। ओके, तो इसे आप भली भांति रूप से प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।